हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज सभी को आ रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बस आपके कमेंट के द्वारा उसको कंफर्म जरूर कर दें। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। शुरू करें आज की कहानी। संख्या कुछ कम सी लग रही है।
ओके, ऑल राइट, गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और आप अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, आज की हम कहानी शुरू करते हैं। कल हमने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब देख ली थी, और आज हम जो है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग। yesterday we have seen the basic concept of the concept of कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ, यस, मैंने आपको कल संगम एज के बारे में बताया था। इसको क्या हो गया? चोल गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी हमने कल देख ली थी, और कहानी को हमने किस तरीके से समझा था। कल हम ये देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि किस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर एम्पायर आ रहे हैं, और एम्पायर जो है वो नॉर्थ से जो साउथ की ओर आते हैं, और नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं, तो हमें एक नया कल्चर देखने को मिलता है। एंड वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड वी विल फाइंड आउट द another kind of the cultures, ठीक है, that is the mixed culture in between the north and the south. गुड मॉर्निंग अंसारी जी सभी। और इसके अलावा हमने एम्पायर्स को भी बनते हुए देख लिया था, और एम्पायर के बीच में हमने कहानी या इनके रिलेशंस को भी जानने की कोशिश की थी। ये हम समझ चुके हैं। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा आपका सिलेबस जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, वी कैन से दैट मीन्स हमारा जो TOC टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, हम ये सारी चीजें देख ली हैं, और इसमें आपको कोई समस्या हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाला जो चैप्टर है, मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो नीचे के जो चैप्टर हैं, आज हम जो है वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इन फिलॉसफी। हम जो बात करने वाले हैं आज डेवलपमेंट इन फिलॉसफी पर डिस्कस करने वाले हैं दिस चैप्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा ये पीछे छुप गया है, इधर आप देखेंगे ये इधर आ जाता है, करेक्ट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर्स, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये वाला जो टॉपिक है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शोइंग इन योर स्क्रीन, ठीक है, जो आपको आगे दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का एक समराइज वे है ना। जैसे हम देखेंगे, एक छोटे मोटे तौर पर हम समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ देखेंगे सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। हमारा वर्णा सिस्टम दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द कास्टिज्म्स, ठीक है। एंड द कास्ट में हम क्या देखते हैं, बैकग्राउंड में हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत अच्छा हूं, आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो कास्ट सिस्टम जो है कैसे डेवलप होता है, यही हमने जैन बौद्ध देखे, और रिलीजन्स जो है का डेवलपमेंट हमने देखा। इसके अलावा हमने जैन और बौद्ध की यदि बात करें तो बुद्ध जो है हीनयान में कन्वर्ट हो जाता है, महायान में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी में से निकलते हैं बाबा राम रहीम, और राम रहीम जो है वो वज्रयान से संबंधित होते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये जो चैप्टर्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, दैट मीन्स दीज आर द मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का एक समराइज वे है। इसमें कोई मैं अलग से नहीं जा रहा हूं। जैसे हमने देखा साइंस और कल्चर्स का डेवलपमेंट, साइंस में हमने देखा था, याद करिए, शून्य का आविष्कार, हमने गाना भी गाया था जब जीरो दिया भारत ने। सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी इज कनेक्टेड विद द रिलीजन्स, और रिलीजन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। आपने वज्रयान को देखा, क्योंकि मैंने जो है वो पीछे आपको हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है, श्वेतंबर, दिगंबर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक चीज पॉइंट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्यूडलिज्म, ठीक है। जो फ्यूडलिज्म जो आ रहा है, जो मेन चेंजेस आ रहा है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे, करेक्ट है। और इसके बाद ये हम इसको विधिवत रूप से नमस्कार करते हुए इसको समाप्ति की घोषणा कर देंगे। एनी डाउट टिल नाउ, इसमें कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है, हम आगे वाले सेक्शंस की ओर बढ़ जाएंगे। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑलमोस्ट जो बुक का सिनारियो है, और बुक के सिनारियो के अकॉर्डिंग हम मिडाइवल एज की ओर बढ़ रहे हैं। बट टुडे वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिक दर्शंस। हमने देखना है फिलॉसफी को, और फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन, करेक्ट है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखता हूं मैं आपको। जैसे आप दर्शन का मतलब होता है सामान्य तरीके से तो देखना। अब सामान्य तरीके से देखने का मतलब ये हुआ कि यदि आपकी एक डॉक्टर क्या करता है, लेट सपोज मान के चलिए आपको कुछ डिसीज है, आपको कोई प्रॉब्लम है, और डॉक्टर बोलता है भाई एक्सरे करा के आइए। आपने एक्सरे कराया, लेकिन उस एक्सरे को आपको वो दे तो देता है,
और आपका जो एक्सरे कराने वाला वो आपको समझा देता है, मतलब आपको ये कुछ ऐसा ऐसा एक्सरे दे देता है, क्या आप उसको रीड कर पाते हैं, क्या उसको आप समझ पाते हैं? हाँ, ये तो दिखाई देता है, दो चार हड्डी दिख रही हैं, ठीक है, और उसमें से ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, बट यू विल नॉट फाइंड आउट द एक्चुअल द सिनारियो बिहाइंड इट, जिसको जो गॉड जो है, जिसको जो डॉक्टर है वो फाइंड आउट कर लेता है, बोलता है ये देखो ये तुम्हारी हड्डी जो है वो कमजोर है और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, मिल्क पीना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ वो कह देता है, ठीक है। तो दर्शन भी वैसा ही है, दर्शन जो है उसके अंदर का हिस्सा है जिसको हम सामान्य व्यक्ति या जो कॉमन पीपल्स हैं दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो उसको नहीं समझ पाते। इसको कौन समझ पाएगा? उसका एक ज्ञाता होगा, उसका एक फिलोसफर होगा, उसका एक स्पेशलिस्ट होगा, एंड स्पेशलिस्ट विल कंसीडर एंड फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन। वो क्या करता है? उसका एक्सप्लेनेशन देता है। ये है कुछ कहानी दर्शन की। आई होप क्लियर हो गया, आप सभी का एक्सरे हो गया होगा, मतलब मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। और ये जो चैप्टर है इसका अटैचमेंट जो है वो वैदिक एज से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो, और इसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, यदि आप लोगों को पता होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो वैदिक साहित्य थोड़ा सा मैं पीछे से लेके आ गया और पीछे से लेके आता हूं, और मैंने आपको दो टाइप के वैदिक लिटरेचर समझाए थे। देखिए, वैदिक लिटरेचर फर्स्ट इज रिलेटेड टू द श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनकर, सीधी सी बात है। पहला हम देखेंगे सुनकर, बाय लिसनिंग्स। देखिए, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय लिसनिंग्स, और ये सुना होगा तो आप सुन रहे हैं तो आपको किसी ना किसी ने तो बताया होगा, और आपको बताने वाला कौन है? वो है आपका गॉड, दैट मीन्स सुप्रीम गॉड। तो सुप्रीम गॉड ने कुछ आपको श्लोक बताए हैं, श्लोकास बताए हैं, और श्लोकास को आपने क्या किया है? सुना है, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग, ठीक है। और सुना, और सुनने के बाद उनको आपने मेमोराइज किया। एक बच्चा पूछता है सर मेमोराइज क्यों किया? मेमोराइज इसीलिए किया है बिकॉज क्योंकि हम यहां अभी तक लिखने की कला से परिचित नहीं थे। वी आर नॉट फैमिलियर हाउ टू राइट डाउन दी श्लोकास, ठीक है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेमोराइज, हम उसे याद कर रहे हैं, करेक्ट है। ये याद कब तक करते रहेंगे? हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने एक जनरेशन को, मतलब जो सुप्रीम गॉड ने क्या किया, ये श्लोक बताए हैं ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनि का ऋषि मुनियों उसको बताए हैं, मॉन्क को बताए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऋषि मुनि जो है इसे आम जनता को बता रहे हैं। द कॉमन पीपल्स आर दैट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय द सेगास, वी विल फाइंड आउट। और उनके द्वारा हम सुनते हुए इनको मेमोराइज कर रहे हैं, और इस तरीके से एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, इस तरीके से तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, और आगे आगे जनरेशन को देते जाएंगे। ये कब तक देते जाएंगे? जब तक कि हमें लिखने की कला का ज्ञान नहीं हो जाता। तो एक मोटे तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि कहानी जो है वो इस तरीके से शुरू होती है। तो यहां पर जो वैदिक लिटरेचर्स हैं उसमें आता है देवी। देवी का मतलब है दैट मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सुप्रीम गॉड। श्रुति का मतलब है लिसन, लिसन मतलब है सुनकर, और ये हम देख रहे हैं इस तरीके से। अब इसके अंतर्गत कौन से लिटरेचर्स आएंगे, ठीक है, पहले हम ये देख लेंगे, बाद में हम देखेंगे कि ये जो चार आएंगे, और इसमें हम देखेंगे अभी बाद में। और दूसरा आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने मेमोराइज किया है, और मेमोराइज करने के बाद आप उसे लिख लेंगे। लिए लिखेंगे कब? लेकिन लिखने का जो आपको है वो ज्ञान तभी हो पाएगा जब आप उससे फैमिलियर हो पाएंगे। और ये लिखने की कला का जो ज्ञान है वो आपके गुप्तास के टाइम पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आया? क्योंकि यहां पर जो कुछ भी मेमोराइज आप करते आए हैं वैदिक एज से, वो सब यहां पर कंपाइल किया जाएगा, वो सब यहां पर लिखा जाएगा। ऑल राइट्स, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बनेगी, और इस तरीके से सिचुएशंस बनेगी क्योंकि गुप्त के रूलर हमने देख लिया था, दे आर वेरी मच फैमिलियर विद द वैदिक एज, और वो वैदिक एज को प्रमोट करते हैं। और वैदिक एज को प्रमोट करते हैं, उसका बाद वो क्या करने वाले हैं? उन्हीं लिटरेचर्स को प्रमोट करेंगे। और इसीलिए पुराण है, आपके महाकाव्य है, ये सारी की सारी चीजें जो है यहां देखने को मिलेंगी, ये सब यहां पर कंपाइल करने को मिलेगी। ऑल राइट, समझ में आया? तो ये लिटरेचर जो है दैट इज कंपोज बाय द ह्यूमन, मनुष्य द्वारा रचित बताया गया है, लेकिन ये मनुष्य ने अपनी मेमोरीज को याद करने के आधार पर लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आज की डेट में आप कुछ ना लिखें, जैसे मान के चलिए क्लास चल रही है, और ये क्लास
मैं सारी चीजें आपको याद करा देता हूं, मैं मेमोराइज करा देता हूं। करेक्ट है, आपने उसको मेमोराइज कर दिया, आपने घर जाकर किसी और को बता दिया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बता दिया, और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, और आगे आगे बढ़ते गए, और फिर जाकर आप उस जनरेशन नेक्स्ट या 4-5 जनरेशन के बाद किसी व्यक्ति ने उसे क्या किया, उसको लिख लिया, तो वो जो लिखे लिटरेचर्स होंगे उसे स्मृति लिटरेचर्स कहा जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और ये इसमें आते हैं सबसे पहला श्रुति में संहिता। संहिता इज नथिंग बट दैट इज वेद, वेद को कहा गया है। लेकिन संहिता या संहिता का मतलब होता है कंपाइलेशंस, क्योंकि वेद जो आपको श्लोक बताए हैं या यूम्स बताए गए हैं, वो जो है वो क्या है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति को बताए गए। जैसे मान के चलिए एक मंत्र जो है आपका प्रियंका जी को पता चल जाए, एक मंत्र जो है राजवीर जी को पता चल जाए, और एक मंत्र जो है अंसारी जी को पता चल जाए, एक मंत्र जो है आपका प्रीति जी को पता चल जाए, मान के चलिए, हम क्या करें, इन सब को एक कंपाइल कर देंगे, और कंपाइल कराने के बाद उसका एक स्पाइरल बाइंडिंग करा लेंगे, एंड दिस स्पाइरल बाइंडिंग इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड संहिता या संहिता। तो संहिता का मतलब है सभी मंत्रों का एक कंपाइलेशंस, और ये संहिता है आपकी 4, जिसमें हम देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद है, सामवेद है, एंड अथर्ववेद। दीज आर द 4 संहिता। करेक्ट है, एंड ऋग्वेद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जनरली ये चैप्टर्स जो है मैं आपको वेद के साथ ही पढ़ा देता हूं। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू, आपके मंत्र भी मिल रहे हैं, थैंक यू प्रियंका जी। ठीक है, तो आप भी इनका कंपाइलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि सारे मंत्र मैं एक क्लास में नहीं बता सकता, और सारे मंत्र को हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। जो कुछ भी ज्ञान आप सभी को हो सकता है, भाई एक दिन आप ना आए हो और उस दिन आपको कोई मंत्र मिला हो, तो आप उसको कलेक्ट कर लें। ले इसके बाद आता है ब्राह्मण, और इसके बाद आता है अरण्यक, और इसके बाद आता है उपनिषद। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में ही आपको बता दूंगा। ठीक है, और सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हालांकि ये मैं बता चुका हूं, लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है वेदांग। अब देखिए वेदांग जो है वो क्या है, देखिए कोई सी भी चीज को समझने के लिए वेदांग का मतलब है वेदों के अंग, वेदों के अंग का मतलब है बॉडी पार्ट्स। यदि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, यू नीड ए ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल बॉडी पार्ट्स। आपको सारे के सारे शरीर के अंगों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो वेदांग मतलब वेदों के अंग, और वेद के पार्ट को शरीर के हिस्सों से जोड़कर दिखाया जाने लगा। इसका मतलब जो बॉडी है, आपका शरीर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, इसलिए कहा जाता है ना कि कचरा ना खाइए। ठीक है, दैट मीन्स कचरा होगा तो कचरा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस बॉडी इज गोइंग टू कंपेयर विद द वेदास, मतलब वेद के भाग से कंपेयर करते हुए समझाया गया है कि आपके 6 वेदांग हैं, और इन 6 वेदांग के द्वारा आप वेदों को समझ पाएंगे, क्योंकि वेद आसान भाषा में नहीं लिखे गए, ऐसे हम समझ सकते हैं। And Ved is written in Sanskrit language, and we need to understand the each and every part, and जो उसके जो बेसिक्स के बारे में समझना होगा, तभी जाके क्या होगा, आप इनको समझ पाएंगे। ऑल राइट, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं, वेदांग में है 6 वेदांग, और 6 वेदांग में से एक है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, वैसे हम समझ सकते हैं, और ये रिलेटेड है आपके नोज से, आपकी नसिका से, नाक से, है ना। ये शूर्पणखा की जो नाक काटी थी वही वाला नाक। ठीक है, समझ में आया। तो नोज से रिलेटेड है, और नोज जो है आपका फोनेटिक्स से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, फोनेटिक्स का मतलब है, मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, यदि मान के चलिए मैं सुबह सुबह मंत्रोच्चारण करता हूं, सुबह सुबह मैं यदि कोई श्लोक बोलता हूं, तो मेरा उच्चारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, मेरा क्लियर जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्पष्ट होगा, तभी जाके काम बन पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ओम, मैंने बोला ओम भूर्भुवः स्वाहा, करेक्ट है, लेकिन मैंने यदि ओम की जगह ओम बोल दिया, मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, लिखिए लाइक दिस,
यदि मैं वर्शिप कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं श्लोक में इस ओम की, है ना, ये पहला वाला, और मैं यदि हम कहें तो और मेरा उच्चारण कुछ ऐसा है, तो यहां से कौन आएगा, यहां से साइंस वाला ओम आ जाएगा, जिसको हम V=IR कहते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? करेक्ट है। और मैं रिक्वेस्ट किसकी कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। तो हम जो मंत्र या उच्चारण करने वाले हैं वो यज्ञ के दौरान कर रहे हैं, और यज्ञ के दौरान जब हम मंत्र उच्चारण करेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अदरवाइज जो है वो ओम की जगह दूसरा ओम आ जाएगा, और ये है साइंस वाला। मेरी बात समझ में आए? तो हमें स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ओम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां साइंस वाला ओम आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द वेदांग। व्हाट आर माय पॉइंट्स, व्हाट आई एम सेइंग? तो ओम नमः शिवाय आप सभी को, दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं, और इस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेदांग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वेदांग में एक अगला आता है, वो सूत्र है, स्मृति है, महाकाव्य है, उपवेद है, पुराण है और दर्शन। अब ये जो हमारा जो चैप्टर आज का है वो इससे रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इससे, ठीक है। यदि आपको इनमें कोई दिक्कत है, या थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मेन है, और वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये जैसे वेद है, थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा। और दर्शन देखिए, तो दर्शन जो है वो आपको यहां देखने होंगे। ऑलराइट, इतना क्लियर है? तो दर्शन जो है हमारा मेन पार्ट है। तो दर्शन इज बिलोंगिंग टू द पार्ट ऑफ द स्मृति। और ये दर्शन सब कब लिखे जा रहे हैं? व्हेन दे आर गोइंग टू कंपाइल, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज, ठीक है। हालांकि गुप्त के पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बट गुप्त के टाइम पर ये मोस्टली लिखे जाते हैं। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं, जैसे यदि हम देखेंगे स्मृतियां, स्मृति इज रिलेटेड टू द लॉ, और ये कानून से संबंधित हैं, लेकिन इसमें से एक मनुस्मृति है, और ये मनुस्मृति आपको प्री गुप्ताज एज में देखने को मिल जाती है। ये इसके बारे में हम डिस्कशंस कर चुके हैं, करेक्ट है। तो इस तरीके से सिचुएशंस बनती है, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए ये है ऋग्वेद संहिता, ये आपको पता होगा 1017, ठीक है। ये इसके श्लोक हैं, और ये 11 हैं। ये नंबर गलत लिखा हुआ है, ये 1028 है, मैंने एरर जानबूझ कर रखी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। कारण ये है क्योंकि हम ब्लाइंड होकर लिखते हैं कभी कभी, थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान दीजिएगा। तो 1028, और इसमें बात की गई है देवताओं की प्रशंसा की। किसमें? ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा की गई है, और दैट इज डिवाइडेड इन द 10 मंडल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मंडल्स, ठीक है। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा रचा गया है, बताया गया है, और यहां पर हम देखेंगे देवताओं की प्रशंसा की गई, ये सब आपको पता है, ठीक है। मेन जो है मंडल्स, उसमें यदि हम देखें सेकंड नंबर से लेकर 7th नंबर का जो मंडल है, दैट इज रिलेटेड, दैट इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने जो मंडल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ये। और पहला और 10वां जो है वो बाद में लिखे गए हैं, ऐसा कहा गया है। देखो कंपाइलेशन है, और कंपाइलेशन कभी भी हो सकता है, और कंपाइलेशन जब हुआ तो दूसरे से लेकर 7वें तक का जो कंपाइलेशन है वो पहले हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। बाद में इसका पहला और 10वां भाग लिखा गया। आप अपनी नोटबुक का पहला पन्ना क्या करते हैं? आप अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर कोई भी चीज नहीं लिखते हैं, जैसा मुझे समझ में आता है। दैट मीन्स उस नोटबुक के पहले पन्ने पर या तो आप अपना नाम लिखकर छोड़ देते हैं, या अपने अपने गॉड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के ऐसा छोड़ देते हैं। और आपकी जो रियल राइटिंग शुरू होती है वो दूसरे पेज से शुरू होती है, और 10वां तो आखिरी में ही लिखा जाता है। आप अपनी नोटबुक के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। जस्ट टू, ये मेरी बात को केवल समझाने के लिए मैंने उपयोग किया है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, करेक्ट है। ये हैं आपके टोटल 7 मंडल, ठीक है। जो ब्लू कलर में आपके सामने जो चमक रहे हैं, ये इसको कहा जाता है परिवार मंडल या कुल मंडल। ऑलराइट, बिल्कुल सही, आप ये भी कह सकते हैं राकेश जी, यू आर ऑल्सो राइट, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा भी आप कह सकते हैं, मैंने एक व्यवहारिक उदाहरण दिया है, आपने थोड़ा संवैधानिक ले लिया, बहुत सही है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
अब यहां पर हम देखेंगे कि जो मंडल है वो दो से, इसको परिवार मंडल कहा गया। देखिए हमने देखा था थर्ड वाला, थर्ड इज रिलेटेड टू द गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है। फोर्थ वन इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को देखा जाएगा। सेवंथ वन इज रिलेटेड टू द वशिष्ठ एंड दिस इज द बैटल ऑफ दसराग। ये हमें याद होगा, हमने एक रावी नदी के किनारे, पौरुषणी नदी के किनारे एक बैटल लड़ा था, उस बैटल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाइन्थ इज रिलेटेड टू द सोमरस, ठीक है, ये सुबह सुबह आ गए हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। और ये 10th इज रिलेटेड टू द पुरुष सूक्त, एंड पुरुष सूक्त इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ण सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम, दैट इज, अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वर्ण सिस्टम जो है वो अर्ली वैदिक एज के अंतिम दिनों में लिखा गया था, और अंतिम दिन कौन से होते हैं, 31 दिसंबर 2020, ऑलराइट, ठीक है। ले आपका एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा 31 दिसंबर 2020 को हुआ है, और इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा लेटर वैदिक एज में। तो वी हैव मेंशंस 10th मंडल इन द लास्ट सेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, दैट मींस जो 10वां मंडल है वो सबसे आखिरी में लिखा गया है, और 31 दिसंबर 2020 ऐसा समझ लेते हैं, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक एज में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वर्ण सिस्टम लिखा तो यहां गया है, बट यू विल फाइंड आउट द बेसिक इन्फ्लुएंस इन द लेटर वैदिक एज। और ये कैसे लिखा गया था, ये लिखा गया था कि सभी लोग इक्वल हैं, लड्डू बटेगा, सब में बराबर बटेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। लेकिन आगे चलकर लेटर वैदिक एज में उसका जब रिजल्ट आता है, जब उसका प्रभाव हम देखते हैं, तो हम यहां देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शुरू हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, करेक्ट है? तो ये सारी चीजें हैं। अब शरीर जो है दैट मीन्स वो आपका ये इस तरीके से आपका होता है, और शरीर का हर अंग इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम देखें शूद्र की उत्पत्ति पैर के नाखून से बताई गई है, तो क्या हम पैर को काट कर फेंक दें? नहीं, ये तो सोसाइटी है, और यहां पर हम देखेंगे शरीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शरीर का हर अंग इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। पैर नहीं होंगे तो आप चलकर नहीं आ सकते, और नाखून नहीं होगा दैट मीन्स तो कहीं ना कहीं आपकी फिंगर्स जो है डायरेक्ट मतलब डिस्टर्ब हो सकती है, सीधी सी बात है। तो मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं, लेकिन समाज या सोसाइटी क्या करेगा, उसे अपनी व्यवस्था के हिसाब से चेंज कर देगा कि आप तो शरीर के निचले हिस्से के हो, इसका मतलब आप सोसाइटी में सबसे नीचे होगे, और आगे चलकर ये व्यवस्थाएं ऐसी कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, समझ में आया? ठीक है, हाँ, चरण स्पर्श भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो हर अंग की इंपॉर्टेंस को बताते हुए लिखा गया था अर्ली वैदिक एज में, लेकिन लेटर वैदिक एज में इसे कन्वर्ट कर दिया भाई लोगों ने, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, समाज के हिसाब से अपनी डिमांड, अपनी अपनी कह सकते हैं रिक्वायरमेंट को, और ये सबसे आखिरी में लिखा गया, और ऐसा ऐसा था, और ये व्यवस्था आपको समझ में आ चुकी हो। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये आपका परिवार मंडल होता है। अब देखिए, यदि मैं आपको बोलूं, आपको कल जो है बहुत सारा चैप्टर्स याद करके आना है। मैंने बोला आपको ओम भूर्भुवः स्वः, आप बोलेंगे सर ये मुझे याद नहीं हो रहा है। देखिए, मंत्र और उच्चारण या जो श्लोक हैं उनको हम कैसे याद रखें, उनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, किसी भी चीज को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, उसे आप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दीजिए। हनी सिंह का गाना आपका मूवी रिलीज होने के पहले आता है, और गाना जो है वो सभी की जुबान पर हो जाता है, और जुबान जो है दैट मीन्स वो गाना गुनगुनाने लगती है। कारण क्या होता है, द सॉन्ग इज वेरी वेरी दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इजी टू रिमेंबर। वो सॉन्ग जो है उसे याद करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। मेरे यहाँ एक गाना चलता है, मैं सुनता रहता हूँ, गाड़ी वाला आया है कचरा उठाओ, है ना, ऐसा ऐसा कुछ आता है, ठीक है, कचरा लेके आ जाओ, ठीक है, वो चलता है ना, स्वच्छ भारत अभियान वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो ये सॉन्ग जो है वो हम ना सुनते हुए भी जल्दी जल्दी हमें क्या है वो उसकी दो लाइनें तो याद हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देवताओं की प्रशंसा करना है, प्रेजेस ऑफ द गॉड्स, और ये प्रेजेस ऑफ गॉड के लिए हमें मंत्र को मेमोराइज करना है, उसको याद करना है, और मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे गाना बना दो, उसे हनी सिंह के गाना में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और हनी सिंह का गाना कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा सामवेद। अच्छा, यहां भी चलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो सुबह सुबह क्या है कि ये वाला गाना जो है आपको देखने को मिलेगा और यहीं से शुरुआत होगी किसकी, सामवेद की, और यहीं से संगीत की ओरिजिन देखने को मिलता है। तो ये जो आपको जितने भी देखने को मिलते हैं, हनी सिंह, बाबा सिंह, आपका बादशाह सिंह, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो सामवेद से है। और ये सामवेद में जो श्लोक हैं वो कहां से आएंगे, वो मोस्ट ऑफ द ऋग्वेद से आएंगे। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सामवेद है, इसे गाना वाला ग्रंथ भी कहा जाता है। यू विल फाइंड आउट द बेसिक मोस्ट ऑफ द फ्रॉम द ऋग्वेद, दैट इज द सिंपल थिंग्स, ठीक है। इस तरीके से कहानी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऋग्वेद के ये एक्चुअली ये 3 पार्ट होते हैं, कैथमी, रामिनी एंड जैमिनी, है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखिए तीसरा आता है। अब तीसरा कैसे आता है, मैंने आपको बताया मंत्र याद करने हैं, आपको श्लोक याद करने हैं। मंत्र को आपको मेमोराइज भी हो गए, आपने याद कर लिए हैं, यू हैव दैट मींस मेमोराइज बाय द सॉन्ग्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स के द्वारा आपने उसको याद कर लिया है, ये हम समझ गए हैं। लेकिन इन मंत्रों का यूज कहां करेंगे, वेर यू विल यूज these kind of the shlokas, ठीक है, these kind of the use where you will use, and you will use during the sacrifice, यज्ञ के दौरान आप क्या करने वाले हैं, उनका उपयोग करने वाले हैं। भाई याद करके क्या कर लोगे, है ना, याद करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको उसका एग्जीक्यूट करना होगा, और एग्जीक्यूट करने की जगह है यज्ञ, और यज्ञ को ही कहा गया है यजु। ध्यान देना, द यजु इज नथिंग बट दैट इज यज्ञ। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे वो एक गाना बना था, क्या करोगे, हवन करोगे, तो ये हवन मतलब क्या है, वी कैन से दैट यज्ञ। तो मंत्र और श्लोक आपको मिल चुके हैं, आपका उद्देश्य क्लियर हो चुका है, देवताओं की प्रशंसा करना, और आपका उद्देश्य क्लियर हो जाने के बाद यू आर गोइंग टू परफॉर्म। बट यज्ञ करने का एक नियम होता है, नहीं होता है, दैट इज ए रूल। क्या होते हैं रूल्स? रूल ये होता है कि हम देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर गुड, ठीक है, दैट मीन्स प्रियंका जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो चीज है आप उसको परफॉर्म करके आप उसको एग्जीक्यूशंस की ओर जाओगे, तो एग्जीक्यूशंस आपका एग्जाम होगा, और इसके रूल्स होते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, है ना, और उसके रूल्स होते हैं, एग्जाम देने जाएंगे आप, अपना वो आपका वो जो एडमिट कार्ड है उसको निकलवाएंगे, वो दिखाएंगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है। वैसे ही यज्ञ के भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। यज्ञ जो है, हाँ हवन हो रहा है, बिल्कुल यज्ञ होगा, और यज्ञ के दौरान आप देखेंगे आपको बोला जाएगा भाई कि आप स्नान कर कर, अच्छे कपड़े पहनकर आप यज्ञ के सामने बैठ जाइए, यजमान यहां बैठ जाइए, ऐसा ऐसा यज्ञ वाला जो है आपको कहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, अग्नि जो है वो जलेगी, और अग्नि जलने के बाद आपको करना है ओम भूर्भुवः स्वाहा, और स्वाहा करने के दौरान आपको क्या करना है, इस अग्नि में आहुति देनी है, ऐसा ऐसा कहा जाएगा। और अंत में क्या होगा, भंडारा होगा, जिसके लिए हम वेट करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। क्या हम भंडारा पहले कर सकते हैं? आंसर आएगा नो। पंडित जी कहते हैं भैया नहीं, भंडारा तो आखिरी में होगा। तो वी कैन से दैट देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए रूल्स इन ईच एंड एवरी सैक्रिफाइस, एंड यू हैव टू वेट फॉर द भंडारा while eating। दैट मीन सीधी सी बात है, आपको भोजन करने के लिए आपको वेट करना होगा। भंडारा को हम पहले तो नहीं कर सकते। और स्वाहा मतलब हमें अग्नि में ही करना। पता चला हमने स्वाहा जो है पंडित जी के चेहरे पर कर दिया, तो वी कैन से दैट कि इसके नियम बताए गए हैं यजुर्वेद में। ये सारे नियम जो हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, उसको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से आप अपनी प्रक्रिया करेंगे, भंडारा जो है सीक्वेंस में होगा, और वो प्रक्रिया सारी बताई गई हैं यजुर्वेद में। आया नहीं आया समझ में? तो ये जो मैंने आपको बताया। और सबसे पहले हमको देखने को मिलेंगे राजसु यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। और ये यज्ञ कहां से रिलेटेड थे? यू विल फाइंड आउट दैट इज द रिलेटेड टू द लेटर वैदिक एज। ये सारे के सारे आपको लेटर वैदिक एज से मिलेंगे, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इट इज वेरीफाइड। ये एक वेरीफाइड भी हो जाता है कि यजुर्वेद जो है उसका संबंध जो है वो आपका लेटर वैदिक एज से होगा। और ये हमने कब देखे थे? ये दोनों हमने वहीं पर देखे थे। तो ये सारी चीजें भी वेरीफाई हो जाती हैं जो हम बात कर रहे हैं। और यजुर्वेद जो ऐसा वेद है जो 2 तरीके से लिखा गया, ये थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए। एक है प्रोज फॉर्म में। प्रोज फॉर्म का मतलब है श्लोक तो दिया गया है, श्लोक के साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। यहां पर केवल क्या है, छंद या वर्स फॉर्म में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं, मतलब जैसे एक तो संस्कृत में लिखा होता है, नीचे हिंदी में भी कन्वर्ट होता है। एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू कंसीडर द कृष्ण यजुर्वेद, एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू कंसीडर शुक्ल, है ना। और इसको भी कई भाग देखने को मिलते हैं, तो ये बस नाम है, यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज इसमें और कुछ जाना नहीं।
तो आई होप आपको वेद का ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा और आपने देखा है कि आप 3 वेद के ज्ञाता हो चुके हैं, आप त्रिवेदी बन चुके हैं, है ना। एक वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपको क्या कहे जाओगे? वेदी। दूसरे में आप द्विवेदी कहे जाओगे और तीसरे में आप त्रिवेदी हो जाओगे। और त्रिवेदी सब हो चुके होंगे आज की डेट में। और अब मैं आपको बनाने वाला हूं चतुर्वेदी, है ना। तो गौर से देखिए मेरे चतुर्वेदियों, ठीक है। देखिए ये अथर्ववेद जो है, सबसे पहले तो ये रिलेटेड है ब्लैक मैजिक से। अब आप ब्लैक मैजिक का मतलब क्या समझते हैं? ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं है कि हमारा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, हमने भी इसलिए काला काला जादू कर दिया और दूसरे वाले का पेपर भी खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहां पर आप देखने को दैट ब्लैक मैजिक का मतलब है दैट मीन्स यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है मनुष्य का कल्याण। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। दैट मीन्स ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है जैसे जो आपका जैसे किसी को झाड़ा फूक है ना, झाड़ फूक के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसमें उसकी दवाई और कर देना है, उसकी डिसीज को दूर कर देना। मान के चलिए कोरोना आ गया है किसी व्यक्ति को, तो क्या करा आपने? झाड़ा फूक किया और उसके द्वारा कोरोना को खत्म कर दिया। ये सारी चीजें बताई गई हैं अथर्ववेद में। तो आपने सुना होगा, थोड़ा सा गांव वगैरह क्षेत्र में आप देखने को मिल जाता है और ये वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ब्लैक मैजिक का मतलब है ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य का कल्याण, ठीक है। हाँ, झाड़ू वाले से झाड़ू झड़वाना, बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर वेरी राइट, ठीक है। तो ये वहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शुरुआत में अथर्ववेद को जो है वो नहीं माना जाता था वेद की कैटेगरी में, बट इसे बाद में कंसीडर किया एंड इट इज गोइंग टू, और इसे जो है नॉन आर्यंस से रिलेट करके देखा जाता है। और नॉन आर्यंस के जो कल्चर्स हैं, उनकी जो विश्वास हैं, उनके कार्य हैं, उन पर आपको देखने को मिलता है। तो ये वहां से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए शैतान बीमारियों वाला है, तो ये 4 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद जो है उसको भी हम थोड़ा और डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 2 भाग आते हैं, पिप्लाद व शौनिक, ठीक है। पिप्लाद के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। शौनिक जो है वो आपका 20 मंडल में है, ठीक है। इसमें कुरुओं का राजा परीक्षित देखने को मिलता है। परीक्षित याद होगा आपको, परीक्षित दैट इज द son of the Abhimanyu, and Abhimanyu was the son of the Arjun, and Arjun was the one of the Pandavas, ठीक है। You have already know, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये कुरु वंश वहां से आता है, ठीक है। तो ये कहानी वहां से हम जोड़कर समझ सकते हैं। अब देखिए आपने वेद को समझ लिया है और वेद हमने 4 होते हैं, लेकिन एक बच्चा बोलता है सर हमें वेद समझ में नहीं आए, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट यू हैव सेड अबाउट द वेदास, ठीक है। एक बच्चा बोलता है हमें वेद समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, वेद नहीं समझ में आए, ओके, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में और लिटरेचर्स बता देते हैं। और ये इजी लिटरेचर्स कोई और नहीं, ये हैं आपके ब्राह्मण। ब्राह्मण हाँ चतुर्वेदी बन गए हैं, लेकिन ये एक्चुअली में चतुर्वेदी नहीं बन पाए, ठीक है। उन्हें समझने में दिक्कत हुई तो उन्होंने बोला सर हम तो क्या है कि हम तो एक वेदी भी ना बन पाए। तो ओके, कोई बात नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, पॉलिटी की एक बुक आती है जिसका नाम है सुभाष कश्यप, ठीक है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूं, सुभाष कश्यप, दैट इज वेरी वेरी टफ बुक अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटी। और ये वाली बुक जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। वी कैन से दैट कि भाई जो वकील वाली भाषा है वो लिखना है, और वकील वाली भाषा हमें समझ में ना आती। तो हमने क्या किया, उसे इजी भाषा में कन्वर्ट किया, इजी कन्वर्ट करा, और इजी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने नोट्स बनाए, और नोट्स बनाकर हमने उसे सरल भाषा में समझ लिया। तो किसको समझना उद्देश्य हमारा, पॉलिटी को समझना है। तो हमने एक कठिन भाषा को एक सरल भाषा में कन्वर्ट कर दिया, यही है ब्राह्मण। और हमें समझना किसको है, यहां पर वेद को समझना है। वेद टफ है, या वेद जो है संस्कृत भाषा में है। तो ब्राह्मण इज नथिंग बट दैट इज द सपोर्टिंग एलिमेंट्स, सपोर्टिंग लिटरेचर्स ऑफ द वेदास। ऑल राइट्स, अब इसमें बताया क्या गया है, पहली बात तो ये क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि वाय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण में क्या बताया गया है। देखो, ब्राह्मण का मतलब है, हमने मंत्र देखे, हमने मंत्र को मेमोराइज भी किया, हमने उन्हें याद भी किया, और उनके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, हम सैक्रिफाई करने वाले हैं। वी विल फाइंड आउट द यज्ञ करने वाले हैं, ओम भूर्भुवः स्वः हवन करने वाले हैं।
क्या लेकिन ये हवन जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है? हमें सीधा सीधा बोल दिया गया है नरेंद्र मोदी जी ने कि भैया सीधा आपको यज्ञ करना है। हमने क्या किया? हमने थाली कटोरा लेकर आए और उसको बजाना शुरू कर दिया। ये है यज्ञ, मान लीजिए, ऐसा कह लेते हैं। क्या उसके पीछे कुछ साइंस है? उसके पीछे साइंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना होगा ब्राह्मण की ओर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थाली कटोरा बजाएं तो, लेकिन उसके पीछे का साइंस भी जानने की कोशिश कर लें। और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कोरोना खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है घंटी बजाइए, ठीक है, और थाली कटोरा बजाइए, लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम अभी क्या करने वाले हैं? यज्ञ करने वाले हैं। और यज्ञ जो है वो क्या, उसके पीछे का साइंस क्या है? हम स्वाहा तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये सारी चीजों को बताता है ब्राह्मण, बताता है, ठीक है। तो ये यज्ञ प्रार्थना से संबंधित हैं, यज्ञ के विषय के बारे में बताते हैं, उसके पीछे का साइंस बताते हैं। देखो एक और तरीके से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे आप सभी लोग जो हैं, आप जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, है ना? ये साइंस का एक बेसिक रूल है ना? ओम का नियम क्या बोलता है? V इक्वल्स टू आई आर। एक बच्चा बोलता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, हमें ये करंट समझ में नहीं आई, हमें ये करंट दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कहा एक काम करो, ठीक है, आप अपनी एक पेंसिल लीजिए, ठीक है, पेंसिल लीजिए, उसे उस पेंसिल को आप छील लीजिए, और उसके बाद जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है उसमें जाकर क्या करिए, उस पेंसिल को लगा दीजिए और स्विच को ऑन कर दीजिए। और स्विच को ऑन करके आपको एक बहुत ही अच्छी खासी अनुभूति होगी और आपको एहसास होगा करंट लगने का। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? वी विल से दैट कि भाई जो चीज है, कुछ चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से समझाई जा सकती हैं। आपको करंट का अनुभव होगा, बोला हाँ सर आपको याद मतलब सर मुझे बहुत महसूस हो गया। आप ऐसा काम करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप सारी चीजों को समझ चुके हैं मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, और यहां पर यज्ञ के पीछे का साइंस बता रहे हैं। आपको करंट दिख नहीं रही है, लेकिन वो करंट जो है वो आपको यज्ञ में क्या हो रहा है उसके पीछे का साइंस जो है, और पीछे का साइंस करंट के तौर पर आप समझ सकते हैं। किसी को अनुभव ना हुआ हो करंट का तो मेरे से संपर्क करें। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इस तरीके से आपको यज्ञ और यज्ञ के पीछे का साइंस पता चल चुका होगा। और सुबह सुबह जो है बोला सर क्या क्या बता दिया आपने, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, इस तरीके से ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण की जो संख्या है वो है 7 देखने को मिलेगी, 7। और मैंने आपको ये बताया था कि दैट each and every Vedas having a different ब्राह्मण। तो दीज आर द सपोर्टिंग एलिमेंट्स। ये दोनों सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं किसके? ऋग्वेद के। ये किसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं? ये किसके? सामवेद के। इसी तरीके से हर वेद के जो है सपोर्टिंग एलिमेंट्स होंगे और इनकी संख्या 7 होगी। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक बच्चा बोला सर अभी दैट इसमें कुछ कुछ खास है। शतपथ ब्राह्मण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो हम देखेंगे। और शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया? देखो शतपथ ब्राह्मण में चीजों को आसान भाषा से समझाया गया है। जैसे हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ विदय माधव। डू यू रिमेंबर हाउ द दिस स्टोरी इज गोइंग टू कनेक्टेड? याद करिए, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, हमने इनिशियल क्लासेस में देखा था, और हमने देखा था कि दिस पार्ट इज गोइंग टू कंसीडर द आर्यवर्त एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू कंसीडर द अनार्य। और ये बीच में एक बॉर्डर थी जिसको हमने कहा था गंडक रिवर, और गंडक रिवर ही ईस्टर्न बॉर्डर मानी गई थी। एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द विधि माधव एंड दिस स्टोरी इज मेंशन इन द शतपथ ब्राह्मण। यस, बिल्कुल सही कहा अजीत जी, यू आर राइट, ठीक है। एंड ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द राजा। और राजा जो है वो पावरफुल कब हो जाता है? लेटर वैदिक एज में। और जब पावरफुल होगा तो वो अपने आप को बताएगा कि हम ही देवता हैं, हमारी ही पूजा कर लीजिए। जैसे आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को कहा दिया जाता है राम के अवतार हैं और उनके हनुमान जो है वो मोटा भाई है, ऐसा। तो राजा की देवी उत्पत्ति, ये सब जो फैक्टर हैं यू विल फाइंड आउट इन द शतपथ, ठीक है। इसी तरीके से ऐत्रेय हैं और आपके ताड़ हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। आप जैसे इसमें देखा जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि अनाड़ी को
अनाड़ी को आपको कन्वर्ट करना है खिलाड़ी में, और ये अनाड़ी कौन है? अनार है, और खिलाड़ी कौन है? आर है। सीधी सी बात है, ठीक है। सबको अक्षय कुमार बनाया जाता है, ये ताड्य ब्राह्मण में बताया गया है। एंड दिस फेस्टिवल नेम इज कॉल्ड द वात्सस्ट्रोम, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो हमने क्या देखे? वेदास देखे, हमने क्या देखे? ब्राह्मण देखे। एक बच्चा बोला सर हमें ना ये समझ में आए, ये बच्चा ये बोला हमें ना ये समझ में आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आइए चलिए क्लास को बंद करते हैं और क्या करते हैं? जंगल में चलते हैं, फॉरेस्ट में चलते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट में जाकर हम क्या करेंगे? और हम जो है स्टडी करेंगे, आपके जो आंसर हैं हम उनको वहां पर देखेंगे। कल से क्लास नहीं लगेगी, कल से क्लास जो है वो आपको जंगल में देखने को मिलेगा। कल सभी लोग जो है सतपुड़ा के घने जंगल में मिलेंगे और वहां पर जाकर हम स्टडी करेंगे। और आप सभी लोग जो है सुबह उपस्थित रहें जंगल में, सुबह 5 बजे, ठीक है। जब आप जंगल में जाएंगे और जंगल में जाएंगे तो वहां पर आपको यज्ञ या उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे हम देखेंगे एक कोयल मिलेगी हमें, और वो कोयल जो है वो कूकू करती ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें यज्ञ से संबंधित साइंस को समझना है, इसके अलावा हमें नेचर को समझना है, इसके अलावा हमें जो ग्रीन जो पत्ते हैं वो समझना है, वसंत का मौसम है, फूल आ रहे हैं, ये सारे के सारे रहस्य जो हैं वो आपके मन में आना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी की सारी जो कहानियां हैं, तो देखो यज्ञ तो मैं आपको समझाऊंगा ही वो जंगलों में, लेकिन आपके मन में और क्वेश्चंस आ जाएंगे। और वो और क्वेश्चंस क्या हैं? कोयल कूकू क्यों करती है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आपका नेचर कैसे बना है, ये हरी पत्तियां कैसे आई हैं, बहुत सारी सन कहां से आता है, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड दैट मींस दर्शन, और हम उसके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। एंड दीज काइंड ऑफ द बुक्स इज कॉल्ड द अरण्यक्स। तो अरण्यक इज नथिंग बट दैट इज द फॉरेस्ट बुक, जंगल मोगली वाला बुक है ना, वहां से समझ लीजिए। और यहां से हम देखेंगे अरण्यक, तो यहां भी वही चीज है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं खाने को क्या पैक करें सर फॉर जंगल स्टडी भाई वापस आ जाना है, ठीक है, मतलब सही में नहीं जाना है, ठीक है। आईएएस में सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल से बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें चीजों को समझना है। आप लोग क्या है, मन की गति बहुत तेज है। मन जो है जैसे ही आपने देखा कि मैंने जंगल बोला है, मन जो है तुरंत आपका भाग कर पहुंच गया है, और मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वापिस आ जाओ मेरे मित्रों वापिस आ जाओ, वापिस हमें यहीं पर पढ़ना है। तो अरण्यक्स जो है उनसे रिलेटेड ये नाम देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट शिवानी जी, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्या हुआ, फिर से देखिए, अब ये समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि मैं यहां एग्जांपल देने वाला हूं कि संहिता पढ़ा अभी हमने, इसके बाद संहिता के बाद हमने क्या देखे? ब्राह्मण देखे, और ब्राह्मण के बाद अरण्यक देखे। एक बच्चा बोला सर ना हमें ये समझ में आया, ना हमें ये समझ में आया, और अरण्यक तो हमें समझ में नहीं आया, जंगल के ऊपर से निकल गया, टेंट लग गए सर जंगल में, ठीक है। अरे भैया वापिस आ जाओ, ये चीजें समझ में तो आ रही है ना, ये चीजें आपको ये देखने को मिलेंगी कहां पर? ये 3 सेक्शंस में। एक ने अब क्या हुआ कि एक बच्चा बोला कि हमें समझ में नहीं आया, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, करेक्ट है। मैं वो बच्चे की बात कर रहा हूं, वो बच्चा यहां नहीं है, ध्यान देना, बस ऐसा समझ लीजिए, करेक्ट है। तो द one student is talking about that sir I am not able to understand Sanhita and I am not able to understand Brahman। मैगी भी बनकर रखिएगा जी 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 जी, ठीक है। एंड द अरण्यक तो हमें नहीं समझ में है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर द क्लास के बाद आप मेरे से मिलिएगा, और वो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो मेरे पीछे पीछे आ गया। और क्लास के बाद, मतलब ये क्लास है ऐसा समझ लीजिए, और क्लास के बाहर जो है यहां पर गुरु, यहां पर गुरु का मतलब है दैट मींस शिक्षक या टीचर, और उसके बगल में जो है स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, उससे क्वेश्चन आंसर करेगा। तो स्टूडेंट इज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द गुरु एंड गुरु इज गोइंग टू रिप्लाई क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन आंसर। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उपनिषद लिखे जा रहे हैं। वी विल से दैट कि क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस और आंसर का दौर चल रहा है।
क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? स्टूडेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? कोई भी पूछ सकता है। स्टूडेंट हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपका दो लोग हो सकते हैं, दार्शनिक टू दार्शनिक हो सकते हैं, आपका सन और डॉटर हो सकते हैं, सन और आपका फादर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन और आंसर हो रहे हैं। अब जब 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया, तो उपनिषद कुछ और नहीं है। यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन टू सिट नियर द गुरु एंड दिस इज कॉल्ड द उपनिषद। लेकिन ये कैसे होंगे? ये क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में होंगे। एक क्वेश्चन होगा, एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक आंसर होगा। अब देखिए, कभी कभी क्लास में क्या होता है, कभी कभी क्लास में मान के चलिए 100 बच्चे हैं और गुरु जो है सबके आंसर्स नहीं दे पाता है, तो ये हमने देखा पीछे। लेकिन यहां उपनिषद में क्या होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, या 1 to 1 मतलब इस तरीके से। तो और कई बार क्या होते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं और ये भी जो है इस तरीके से कहा जाएगा। लेकिन इसमें बात की जाती है वास्तविक कर्म की, कर्मा दैट मीन्स, ठीक है। और इसमें जो सैक्रिफाई हैं, जो कर्मकांड हम करते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उसकी आलोचना की गई है। और इस तरीके से उपनिषद होंगे। तो देखो, और जब सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं तो और ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे द सोल, द डिवाइन, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, द सीक्रेट ऑफ द रेलेवेंस ऑफ एंड अदर टॉपिक्स। तो ये विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा, परमात्मा क्या होता है, ठीक है, हाउ द बेसिक बिग बैंग थ्योरी इज गोइंग टू कन्वर्ट, अर्थ कैसे बनी, प्रकृति कैसे बनी, इन सारे विषयों पर डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब डिटेल में आप जाते हैं तो इन सब चीजों पर देखने को मिलेगा। 108 जो है वो उनकी संख्या है, बट प्रमाणिक जो है वो 12 ही देखने को मिलेंगे। उपनिषद इज गोइंग टू क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कर्मकांड को। आपने क्या किया, ओम भूर्भुवः स्वाहा किया, और स्वाहा करके क्या कर दिया, 1 किलो घी जो है वो यहां यज्ञ में चढ़ा दिया। क्या मिला आपको? इन चीजों का हम आलोचना करते हैं। कौन बोल रहा है? उपनिषद बोल रहा है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? द उपनिषद इज गोइंग टू क्रिटिसाइज द सैक्रिफाइस रिचुअल्स, ये सारी चीजों को आलोचना करते हैं, और ये सबसे आखिरी में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। और ये सब हम वेद को ही समझने के लिए तो लिख रहे हैं भाई। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद कौन आए, अरण्यक के बाद उपनिषद आए, और उपनिषद मतलब वेदांत। जैसे आपने एक सुना होगा मेदांत, मेदांत का मतलब है मेडिकल का अंत, और उसके बाद बोल दिया जाता है कि भैया घर ले जाओ इन्हें, मेडिकल का अंत मतलब कह सकते हैं इनका जीवन पूरा हो चुका है। वैसे ही हम देखेंगे वेदांत, और वेदांत के द्वारा हम देखेंगे वेदों का अंत हो चुका है, या वेदों को समझने के लिए अंत हो गए। तो ये कहानी इस तरीके से होती है। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट उपनिषद आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है, दैट इज द नेम इज कॉल्ड द मुंडकोपनिषद, एंड यू विल फाइंड आउट द सत्यमेव जयते। लिखा तो जरूर है लेकिन कोई बोलता नहीं, सत्य की हमेशा जय होती है। थोड़ा थोड़ा तो वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तभी जाकर मूवी बनती है जॉन अब्राहम की इस पर, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। तभी बनकर जो है आमिर खान का नाटक बनता है इस पर, जो सीरियल आप देखते हैं सत्यमेव जयते। तो ये दिस इज द नेशनल मोटो, जस्ट विनीत, जब विनीत द नेशनल एम्बलम जो आपके 4 शेर दिखाई देते हैं उसके नीचे है, तो ये कहा जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद, दिस इज द स्टोरी ऑफ द यम एंड नचिकेता। Nachiketa is nothing but that is the 10 to 12 years old boys and asking so many questions to the yam. देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, इनके बीच की कहानी को यहां पर बताया गया है। ये हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें उपनिषद हो जाएंगी। तो वी हैव मेंशंस, वी हैव जस्ट क्लियर द दिस सेक्शंस, दिस सिनारियो। आया नहीं आया? क्लियर है भाई, समझ में आया? तो वेदांत का दर्शन मिल चुका है आप लोगों को। आगे चलकर इसी वेदांत के दर्शन को फॉलो करते हुए शंकराचार्य आएंगे ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के आसपास ये शंकराचार्य आएंगे। और उसके बाद हमें बहुत सारे रिलीजियस विचारधाराएं देखने को मिलेंगी, निम्बिकाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, ये सब आपको मिडाइवल वाले सेक्शंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारा सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आज अपन ने हवन भी कर लिया है ना, और अपन जंगल भी घूम आए हैं, और हम जो है ये सारी चीजें मेमोराइज हो चुकी हैं।
अब मेमोराइज होने के बाद वेन एवर यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन हाउ टू राइट, ठीक है, जैसे ही आपको पता चलता है कि कैसे लिखना है और तब जाके स्मृति लिटरेचर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है वेदांग, और वेदांग के बाद आएंगे सूत्र, और सूत्र के बाद आएंगे स्मृति, और स्मृति के बाद आएंगे महाकाव्य, ठीक है। और महाकाव्य के बाद आपको देखने को मिलेंगे उपवेदास और पुराण, ठीक है, ये थोड़े, और ये आते हैं दर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर्स जो है वो आपको देखने मिलेगा। हमारा फोकस जो है वो यहां पर है, ध्यान देना, जो अकॉर्डिंग टू द हमारा जो एनसीईआरटी, लेकिन मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूं, ठीक है। देखो अब देखिए, वेदांग मैंने आपको बताया मतलब वेदों के अंग। अब वेदों के अंग जो है यहां से समझते हैं। तो these are the we can say that the auxiliary disciplines discipline associated with the study of the understanding the Vedas overall, ठीक है। these are मेंस में स्मृति की जरूरत होगी सर, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। बिना स्मृति के तो कुछ बन ही नहीं सकते। स्मृति ईरानी जो है आजकल बहुत ज्यादा चिल्ला रही हैं, बंगाल में चली गई हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं बिना स्मृति के आप कुछ नहीं जी सकते, तो बिना स्मृति के तो आप बंगाल भी नहीं जी सकते, ठीक है, ऐसा बीजेपी कह रही है। Now the BC, these are the supporting elements and these are the supporting elements of the Vedas. All right, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हैं 6, और ये 6 कौन है, ये देखो, शिक्षा, शिक्षा इज फोनेटिक्स। आप में से कोई दैट मीन्स, तो ये क्या है, यहां से आ जाता है द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है, सीधी सी बात है, उच्चारण, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस, ठीक है, दैट मीन्स आप उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और प्रोनाउंसिएशन का उदाहरण मैंने आपको ओम और ओम के रिस्पेक्ट में समझा दिया है, ठीक है। इसके अलावा होता है, अगला आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है रिचुअल्स, और ये जुड़ा हुआ है आपके हाथों से। देखिए, हाथ से जुड़ा हुआ है, और आपको बोला जाता है, हम पंडित जी आपको बोलते हैं यज्ञ करना है अपने को, और यज्ञ के दौरान जैसे ही हम स्वाहा बोलें, आपको स्वाहा अग्नि में कर देना है अपने हाथों के द्वारा। आहुति आप अपने हाथ से छोड़ दीजिएगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है। और उसका भी एक नियम होता है कि जैसे ही स्वाहा बोले वैसे ही आपको स्वाहा करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्वाहा जो है पंडित जी के सर पे कर दें, ठीक है। तो इसके भी नियम होते हैं, और यज्ञ के नियम या रिचुअल्स या कह सकते हैं प्रोसेस को बताया गया है इस कल्प में। तो देखिए, कई बार क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाता है, और इस तरीके से हम देखते हैं। और इसके बाद आता है द पाणिनि का लिखा गया ग्रामर। ग्रामर का मतलब है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसका एक क्या होता है, अर्थ होता है, उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। और ये मीनिंग को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपके उस सब्जेक्ट्स की ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है व्याकरण और ग्रामर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं निरुक्त, एंड निरुक्त का मतलब है दैट मीन्स द वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, ग्रामर आप सीख चुके हैं, तभी जाके आपको उसका नाउन प्रोनाउन उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ये सारी चीजें बारे में पता चल पाएंगी, तब जाके उसके आप वो मीनिंग पर पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों थोड़ा सा वहां से रिलेटेड है। छंद, देखिए अगला आता है छंद, ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, और ये छंद है पैर से रिलेटेड, निरुक्त है आपका ईयर से, व्याकरण है माउथ से रिलेटेड है। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग जब चलते हैं तो आपका एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये मान के चलिए, ऐसा चलिए, लेफ्ट पैर आपका आगे होगा तो राइट पैर जो है वो आपका पीछे होगा, और जब राइट जो है वो इधर आ जाएगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा। कभी कोशिश करिएगा कि दोनों को एक साथ करने की कोशिश करना, करेक्ट है। कभी एक साथ ऐसे करने की कोशिश करना, मतलब क्या है, पैर जो हैं वो आपके लय को रिप्रेजेंट करते हैं। लय का मतलब है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, एक लय होती है या नहीं होती है। मंगल भवन या मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। हारी और बिहारी मतलब एक प्रॉपरली एक चैनलाइज वो होता है। कोई भी श्लोक आप लिख रहे हैं, कोई भी कविता लिख रहे हैं, और कोई भी आप दोहा लिखते हैं, तो एक लय होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसको मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है।
हाँ, कंगारू नहीं बनना भैया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हाँ कंगारू भाई जानवर है, हमें इंसान बने रहना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नहीं, जंप करोगे तो आप अपनी क्लास में ना आ पाएंगे सर, ठीक है। तो हमें क्या है, इंसान बनते हुए हमारे लय के आधार पर हमें काम करना होगा, और ये लय देखने को मिलेगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बाकी की कहानी आपको पता होगी। तो हर सॉन्ग में एक लय होती है, हर एक दोहे में एक लय होती है, और उस लय के वजह से ही आप उस सॉन्ग को पसंद करते हैं। क्योंकि यदि आप कंगारू जैसा गाना बना देंगे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो कीप अवॉइड दिस काइंड ऑफ। तो हमें क्या करना है, कंगारू नहीं बनना है। और कंगारू नहीं बनना है तो हमें क्या करना होगा, एक लय बनानी होगी, और ये लय देखने को मिलेगी छंद में। और छंद से रिलेटेड है हमारे पिंगल साहब, और पिंगल साहब ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। शब्दों को लय के रूप में उपयोग करना, ये है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं बनना भैया, ठीक है, इंसान ही बने रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान ही बने रहे, कंगारू बनने की कोशिश ना करें। आई एम जस्ट, ठीक है। सर आपके यहाँ पेट्रोल कितने लीटर है? मेरे यहाँ 99.21 चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये कहानी जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स लाइक द स्पिरिट, ठीक है। ने अरे भैया लड़ो ना, ठीक है, मतलब चलो ठीक है। अब ये कहानी आपकी वेदांग पर हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड है ये आपका कल्प, और कल्प से रिलेटेड है आपके ये तीन, है ना। इसकी कहानी को मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मेरा दर्शन वाला भाग जो है वो अधूरा है, और यदि पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कल शायद संडे है, तो यदि कल पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये कल हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं नोटिफिकेशन आएगा तो आप समझ जाइएगा क्लास है, यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप समझ जाइएगा क्लास नहीं है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है? और ये कल हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि मंडे से हम जो है नया शुरू करने की, मंडे से हम बिल्कुल नया शुरू करेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने, ठीक है। हम पंडित बन गए हैं, चतुर्वेदी बन गए हैं, हम वेदांग के ज्ञाता बन गए हैं, हम पिंगल ऋषि बन गए हैं, कंगारू भी बनते हुए हमने देखा। तो फिर वापस जो है हम वापस आ जाते हैं। तो